नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत कर रहे हैं त्रिपुरा से, जहां से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। त्रिपुरा में गुरुवार को ही चुनावी नतीजे आए हैं और उसके बाद से ही कई जगहों से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कई इलाकों में लेफ्ट और बीजेपी दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया है। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बीजेपी का आरोप है कि हार के बाद सीपीएम के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर में तोड़ फोड़ की और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जबकि लेफ्ट का कहना है कि इसमें हम शामिल नहीं हैं। ये टिपरा मोथा और बीजेपी के बीच की झड़प है। जिन इलाकों में स्थिति ज्यादा गंभीर है वो इलाके हैं तेलियामुरा, विशालगढ़ और गोलगट्टी। हिंसा की खबर पहुंचते ही मुख्यमंत्री मानिक साहा अगरतला के जीबी पंत अस्पताल में अपने समर्थकों का हाल जानने पहुंचे। देखिए, त्रिपुरा में कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलके 25 साल राज किया और इस बार जनता कम्युनिस्ट और कांग्रेस को त्रिपुरा से उत्खात करने का काम त्रिपुरा लोगों ने दिखाया है और इनका जो एक्टिविटीज है ये कभी छोड़ नहीं सकते। इसीलिए अभी ये एक साथ मिलके हमारा जो कार्यकर्ता इन लोगों के ऊपर हमला हुज्जती कर रहा है। I don't know who is telling you this CPIM people are... BJP is the reason. Who? That, Party president. they could set up only one example. They could not. There are a clash at this Jishnu Bormasi, where Deputy Chief Minister was there. There is a clash between Motha and BJP. वहीं मेघालय में कॉनराड संगमा 7 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। खास बात यह है कि उन्होंने शपथ समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। पीएम मोदी 7 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मेघालय में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। संगमा की पार्टी ने मेघालय विधानसभा में 26 सीटें हासिल की हैं। बीजेपी ने एनपीपी नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने फिर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके कुछ घंटे पहले उनकी अमित शाह से फोन पर बात हुई। पिछली सरकार में बीजेपी एनपीपी साथ थे, मगर दोनों ने चुनाव इस बार अलग अलग लड़ा। अब दोनों को मिलकर 28 सीटें हैं। बहुमत के लिए 3 और सीटें चाहिए। संगमा ने दावा किया कि उनके पास संख्या है। सूत्रों के मुताबिक छोटी पार्टियां समर्थन कर सकती हैं। पीएमओ ने पुष्टि की है और प्रधानमंत्री 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। पीएमओ ने पुष्टि की है और प्रधानमंत्री 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में रहेंगे। मुख्य विपक्षी दलों यूडीपी और टीएमसी ने यूडीपी के एक बड़े नेता के घर बैठक की। पिछली सरकार में यूडीपी सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन इस बार 11 सीटों के साथ वो विपक्षी खेमे में है। पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री और टीएमसी मेघालय के प्रमुख मुकुल संगमा ने कहा कि उन्हें पार्टी से और बेहतर करने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद जताई कि टीएमसी राज्य में और मजबूत होगी। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। राजनीतिक दल खड़ा करने में सालों साल की मेहनत लगती है। बिल्कुल जमीनी स्तर पर शुरुआत करते सालों लग जाते हैं। अगर चुनाव के नतीजे देखा जाए तो मेघालय में कोई भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा का कहना है कि अगले आने वाले 5 साल में उनके पार्टी राज्य को एक स्टेबल सरकार देगी। और राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि जब तक बीजेपी का सपोर्ट है उनके साथ, ये बहुत मुश्किल बात नहीं होगी उनके लिए। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ शिलोंग से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर कर्नाटक से, जहां कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस ने सत्ताधारी बीजेपी के विधायक मंडल विरूपाक्षा के बेटे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर और दफ्तर से 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। इस मामले में बीजेपी विधायक के खिलाफ एक केस दर्ज कर उन्हें आरोपी नंबर 1 बताया गया है। नोट गिनते गिनते अधिकारियों की पूरी रात निकल गई। तकरीबन 9 करोड़ रुपए निकले। ये नोट जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत विरूपक्षा के पास थे। वे बीजेपी विधायक मडाल विरूपक्षा के बेटे हैं। एफआईआर में विधायक का नाम भी शामिल है।
क्योंकि छापा उनके घर और दफ्तर पर पड़ा था। विधायक मडाल विरूपक्षा मैसूर संदल सोप बनाने वाली सरकारी कंपनी कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन थे। आरोप है कि इसी कंपनी में सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स से रिश्वत ली जा रही थी। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें बीजेपी विधायक को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। Whatever is the role is going to come out now. Whoever is actually involved, उनकी इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका है उसकी जांच हो रही है। किसने मांगा, किसने लिया, सब साफ होगा। हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, प्रशांत, उसके सचिव और वो 3 लोग जो रिश्वत देने आए थे। and 3 others were bribe givers. So all of them have been taken into custody. विधायक मडाल विरूपक्षा को कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने लिखा कि लोकायुक्त की छापामारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह साजिश है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ, क्योंकि इस मामले के बाद मुझ पर लोग शक करेंगे, इसीलिए मैं केसीडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की परेशानी समझी जा सकती है। अब सब कुछ लोकायुक्त के सामने है। उनकी ओर से स्वतंत्र और न्याय संगत जांच होने दीजिए। ये किसका पैसा है, किसके लिए लाया गया है, ये सारी बातें सामने आने दीजिए। सच सामने आना जरूरी है, इसीलिए हमने लोकायुक्त को बनाया है। युवा कांग्रेस ने डीजीपी दफ्तर के सामने मोर्चा खोल दिया बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। कांग्रेस पहले ही बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाती आई है। सत्ता पक्ष के विधायक के घर पर छापामारी, उसके बेटे की गिरफ्तारी और 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी। कर्नाटक में लोकायुक्त अपने ऐसे ही निष्पक्ष जांच के लिए जाना जाता रहा है। यहां विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। बीजेपी के पूर्व विधानसभा सदस्य और वर्तमान में विधान परिषद के सदस्य सलिल बिश्नोई की पिटाई के मामले में शुक्रवार को यूपी की विधानसभा कोर्ट में तब्दील हो गई। सलिल बिश्नोई 15 सितंबर 2004 को डीएम का ज्ञापन देने जा रहे थे। इस दौरान तत्कालीन क्षेत्राधिकार अब्दुल समद समेत 6 पुलिस वालों पर उनके साथ बदसलूकी और पिटाई का आरोप लगा। इसी मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के प्रस्ताव पर विधानसभा ने सभी पुलिस वालों को 1 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई। संसदीय कार्य मंत्री ने जब प्रस्ताव रखा तो समाजवादी पार्टी के विधायक सदन वॉकआउट कर गए। इसके बाद ध्वनि मत से प्रस्ताव पास हो गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन के इस फैसले का संदेश दूरगामी होगा। सभी दोषी पुलिस वालों को विधानसभा में ही कैदियों के लिए बनी स्पेशल सेल में रात 12 बजे तक रखा जाएगा। घटना के 19 साल बाद ये कार्रवाई हुई है। खास बात यह है कि सदन के इस फैसले को हाईकोर्ट ने भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में नासिर और जुनैद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। भरतपुर के घाटमीका गांव के रहने वाले नसीर और जुनैद के जले हुए शव 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई बोलेरो जीप में मिले थे। गिरफ्तारी होगी और न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के घाटमीका पहुंच के ये वादे किए। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी हो और आगे केस बढ़े। दरअसल राजस्थान के लिए चुनौती ये है कि जुनैद और नसीर को जिन लोगों पे जिंदा जलाने का आरोप है वो सब हरियाणा के रहने वाले हैं और वहां जब राजस्थान पुलिस आरोपियों के धरपकड़ के लिए जाती है तो उन्हें स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। जुनैद और नसीर 2 हफ्ते पहले अपने घर से निकले थे और वापस नहीं आए। उनकी जली हुई लाशें एक बोलेरो में भिवानी में मिली थी। परिवार वालों का आरोप है कि हरियाणा के एक समूह ने उनकी हत्या की। ये समूह गौरक्षा के नाम पे वहां लोगों को पकड़वाता है और उनसे मारपीट करता है।
राजस्थान पुलिस ने 8 लोगों को इस अपराध के लिए नामजद किया है, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही गिरफ्तार हो चुका है। कि हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं, अरेस्ट हो मुलजिम, उनको फांसी की सजा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे ये घटना हो। ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं, इनको फांसी से कम से कम होनी नहीं चाहिए। तो हमने तय किया, पुलिस की जो केस ऑफिसर डायरी होती है, उसके माध्यम से पूरा केस जो है, तफ्तीश के दौरान भी, तफ्तीश के बाद में, चालान के वक्त में भी लीगल ऑफिसर लगता है साथ में, जिससे कोई कमी नहीं रह जाए तफ्तीश के अंदर, जुडिशरी के अंदर। उसके साथ में एक ऑफिसर लगता है जो इस काम को देखता है लगातार परस्यू करने के लिए, जिससे कि केस जल्दी डिस्पोज हो, वरना चलो पड़े रहते हैं। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी हो और आगे केस बढ़े। हैरत की बात यह है कि जिन 8 लोगों का नाम एफआईआर में है, उनमें से 3 हरियाणा पुलिस के मुखबिर रह चुके हैं, जो पुलिस को गौ तस्करी की सूचना देते रहे हैं। जाहिर है इस केस में राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय नहीं बिठा पा रही है। मुख्यमंत्री से आग्रह ये भी था कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें। मेवात में अशोक गहलोत ने नसीर और जुनैद के परिवार के लिए मुआवजा का भी ऐलान किया। मैंने तय किया कि सबको 5-5 लाख रुपए इनको FDR करवाएंगे हम लोग। कुछ अमाउंट 1-1 लाख का कैश देंगे, 4-4 लाख FDR करवाएंगे। हाल ही में यहाँ ओवैसी का दौरा रहा है और उन्होंने इस अपराध के लिए दोनों कांग्रेस और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। जाहिर है ऐसे में मुख्यमंत्री का इस इलाके में दौरा सियासी मायने भी रखता है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। उमेश पाल हत्याकांड में कार्यवाही लगातार जारी है। शुक्रवार को फिर प्रशासन का बुलडोजर वहां चला। प्रयागराज के अहमदपुर असरौली में माशुकुद्दीन के घर पर तोड़फोड़ की गई। अधिकारियों का कहना है कि 200 गज में बने इस घर का नक्शा पास कराने में फर्जीवाड़ा किया गया है। साथ ही एयरफोर्स ने भी इस निर्माण पर आपत्ति जताई थी। माशुकुद्दीन भी अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसके पहले गुरुवार को सफदर अली और उससे पहले जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला, जो अतीक अहमद के सहयोगी हैं। प्रशासन के मुताबिक उसके घर का भी नक्शा पास नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। उसके बाद से ही प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड शनिवार को खत्म हो रही है। उन्हें शनिवार दोपहर 2 बजे सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ने आबकारी घोटाले में रविवार को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई रिमांड पर भेजे जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ई टेंडरिंग के खिलाफ पंचकुला हाउसिंग बोर्ड पर सरपंच धरने पर बैठे हैं। इसी बीच आंदोलन कर रहे सरपंचों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। चंडीगढ़ पंचकुला हाउसिंग बोर्ड पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए सरपंच मधुमक्खियों का शिकार हो गए। कई लोग बेहोश भी हो गए। आग जलाकर मधुमक्खियों से बचने की कोशिश भी की। एक व्यक्ति को मधुमक्खियों ने इतनी बुरी तरह काट लिया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पंचकुला पुलिस के ACP की गाड़ी में डालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। 1 रुपए प्रति किलो की नीलामी से परेशान नासिक के किसान ने अपना धनिया और मेथी मुफ्त में ही बेच दी। संतोष बरकाले ने धनिया और मेथी बेचने के लिए 35 किलोमीटर की यात्रा की और इस उपज को उगाने के लिए संतोष को करीब 20,000 रुपए खर्च करने पड़े। जब संतोष ने 1 रुपए प्रति किलो के दाम की नीलामी सुनी तो उन्होंने गुस्से में पूरी उपज सड़क पर मुफ्त में ही बांट दी। कोविड के दौरान 4,253 कैदियों को विशेष तौर पर पैरोल देकर घर जाने दिया गया था, लेकिन जब उन्हें जेल वापस बुलाया गया तो करीब 400 कैदी वापस नहीं आए। अब उनमें से 18 कैदियों को मुंबई पुलिस ने पकड़कर जेल पहुंचाया है, लेकिन अब भी करीब 350 कैदी जेल के बाहर हैं और उनकी तलाश जारी है। देखिए सुनील सिंह की रिपोर्ट।
मुंबई पुलिस ने विशेष मुहिम चलाकर ऐसे 18 सजायाफ्ता मुजरिमों को पकड़ वापस जेल भेजा है, जो कोविड संक्रमण के दौरान विशेष तौर पर छोड़े गए थे, लेकिन जब जेल वापस जाने का वक्त आया तो भागने लगे। कोविड में जो कन्विक्टेड आरोपी थे तो पैरोल पे रिलीज किया गया था। कोविड खत्म होने के बाद उनको वापस जेल में रिपोर्ट करना था, तो रिपोर्टिंग हुआ नहीं। उसके बाद हमने पूरा लिस्टिंग इनका लिया है। लिस्टिंग के हिसाब से अपने सब पुलिस स्टेशन को हमने ये टास्क दिया था। इस स्पेशल ड्राइव में अभी तक तकरीबन 18 लोगों को हम पकड़ के वापस तो जेल में हम लोगों ने डिपोजिट किया है। तो काफ़ी लोगों पे केस भी रजिस्टर किए। मुंबई और महाराष्ट्र की 20 जेलों में 35,000 के ऊपर कैदी हैं, जो जेलों की तय क्षमता से ज्यादा है। संक्रमण बढ़ने का खतरा देख भीड़ कम करने के लिए महाराष्ट्र की जेलों से कैदियों को घर जाने दिया गया था। साल 2020 में 4,253 सजायाफ्ता कैदियों को विशेष तौर पर पैरोल दिया गया था, लेकिन वापसी के समय 400 के करीब गायब हो गए। मुंबई की जेल से भी 72 कैदी छोड़े गए थे, जिनमें से कुछ छुपे रह गए, इसलिए अब उन्हें वापस सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस को विशेष धरपकड़ अभियान चलाना पड़ा है। पहचान बदलकर छुपे कैदियों तक पहुंचने के लिए पुलिस कभी कुरियर बॉय तो कभी इंश्योरेंस एजेंट बनकर जाती रही। पुलिस के मुताबिक अब भी 350 के करीब फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। इसी मुहिम के साथ मुंबई पुलिस ने 193 जो फरार आरोपी थे, जिन्होंने की कुछ अपराध किया है लेकिन वो पकड़े नहीं गए, उनकी भी गिरफ्तारी की है और साथ में 72 के करीब जो एब्सकॉन्डर हैं उनकी भी गिरफ्तारी की है। और पुलिस की पूरी कोशिश है कि मुंबई में इस तरह के जो भी वांटेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं या फिर पैरोल पर छूटे हैं लेकिन वापस नहीं जा रहे हैं, ऐसे सबकी पहचान की जाए, उनकी लिस्ट निकाली जाए और एक विशेष मुहिम की तौर पे सभी की गिरफ्तारी की फिलहाल कोशिश है। और मुंबई पुलिस ने इसके लिए सभी पुलिस थानों को अलर्ट किया है और सभी पुलिस थाने फिलहाल इस मुहिम में शामिल हैं और कोशिश है कि सभी को सभी गिरफ्तार करके उनको वापस जेल भेजा जाए। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बनारस में दिखने लगे हैं होली के रंग। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी ग्रुप और निवेशकों से जुड़ी अन्य पहलुओं पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की है। इस मुद्दे पर NDTV से बात करते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जांच समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। ये बहुत अहम है क्योंकि निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है। It is my suggestion, and I have said so in publicly, and I am repeating that. The committee must find out all those who have made tons of money at the cost of the middle class investor by shorting shares. Treat that as market manipulation and get them to disgorge and ban them from trading. So we must set a tone in our market that first of all, if there is a report, it must go to the SEBI, it must go to the Serious Fraud Office, it must go to the Ministry of Corporate Affairs. They will investigate and deal with such matters. But if you are going to use reports like this to attack companies, the SEBI will not sit quiet. They will go after the people who are exploiting market volatility. The fact that this needs to be time-bound, that's also important. I mean, if this goes on for a year, then it just destroys the purpose. It is critical because investor confidence is fragile. मिस यूनिवर्स रही और अभिनेत्री सुष्मिता सेन को पड़े दिल के दौरे की खबर ने लोगों और फिल्म जगत को हैरान कर दिया है। सिनेमा जगत सहित उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सोशल मीडिया पर पिता सुबीर सेन के साथ सुष्मिता की तस्वीर के साथ दिल का दौरा पड़ने की खबर से लोग चौंक गए। सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ दिन पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा, एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट डला और सबसे अहम मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरा दिल बड़ा है। सुष्मिता सेन को 27 फरवरी को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 1 मार्च को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सुष्मिता की इस पोस्ट को पढ़ने के बाद उनके फैंस और तब्बू, पूनम ढिल्लों और सोनल चौहान जैसे उनके साथियों ने सोशल मीडिया पर उनकी सेहत बेहतर होने की कामना करते हुए संदेश भेजे। 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर सुष्मिता ने 1996 में फिल्म दस्तक से अभिनय की शुरुआत की और इसके बाद बीवी नंबर 1, सिर्फ तुम, आंखें, मैंने प्यार क्यों किया
और मैं हूं ना जैसी कामयाब फिल्मों का हिस्सा रही। अब तक करीब 33 फिल्मों का हिस्सा वो रही हैं। हाल ही में वेब सीरीज आर्या में उनके किरदार को काफी सराहा गया और इसके 2 सीजन में सुष्मिता अब तक काम कर चुकी हैं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। इस बार दीपिका पादुकोण मशहूर हॉलीवुड अभिनेता ड्वेन जॉनसन और एमिली ब्लंट के साथ ऑस्कर अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगी। इससे पहले पिछले साल दीपिका पादुकोण ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रिवील की थी। अमेरिका में 95 ऑस्कर अवार्ड्स 12 मार्च की रात को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में होंगे। होली में बस अब चंद दिन ही बचे हैं। शुक्रवार को रंगभरी एकादशी के मौके पर बनारस होली के रंगों में सराबोर दिखी। शिवरात्रि के बाद से ही बनारस में होली की खुशबू बिखर जाती है। लोग बनारस की सड़कों पर होली के जश्न में डूबे हुए नजर आते हैं। बनारस में होली के कई रंग होते हैं, अबीर की होली, सुरों की होली और भस्म की होली। बनारस के घाटों पर भस्म की होली किस तरह से खेली जाती है और क्या है इसके पीछे की मान्यता, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। बनारस में शिवरात्रि के बाद होली की जो शुरुआत होती है वो रंग भरी एकादशी के दिन अपने पूरे समाप्त पर, अपने चरम पर होती है, क्योंकि उस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती के साथ जब गौना करा के आते हैं तो उनके भक्त लोग रंग भरी एकादशी जो है वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर और प्रांगण में खेलते हैं। और उसके बाद बाबा जब अपना रंग छुड़ाने के लिए श्मशान घाट जाते हैं तो वहाँ पर उनके भूत प्रेत जो नहीं आ पाते हैं वो आकर के चिता भस्म की होली खेलते हैं। और अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो इस समय हम हरिश्चंद्र घाट पर हैं, जहाँ पर कि आप देखिए कि जो सामने चिताएं जल रही हैं। आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से चिताएं जल रही हैं और उन चिताओं के बीच में लोग जो है बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो है वो चिता भस्म की होली खेलते नजर आ रहे हैं। अगर आपको दूर दिखाएं तो वहाँ से ले करके और हर तरफ जो है वो चिता भस्म की होली। इसके पहले लोगों ने जो है जुलूस निकाल करके शिव पार्वती और औघड़दानी बन करके उनकी जो गौना कराने जाते हैं उनके भूत प्रेत अपने तरीके से गए और उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो खेल रहे हैं, क्योंकि मान्यता है कि उनके जो दूसरे गण हैं भूत प्रेत वगैरह वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। हरिश्चंद्र घाट में रंगभरी एकादशी के दिन ही ये परंपरा का निर्वाह होता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट में एक दिन बाद होता है। अगर हम वहाँ दिखाए तो देखिए कैसे शिव की आकृति बने डमरू के साथ जो है वो नाचते गाते शिव की प्रतीकात्मक त्रिशूल लेकर के चिता के बीच में आपको जो है वो नजर आ रहा होगा। और बनारस की जो होली है ये अद्भुत होली है। जो अवघड़ की जो होली एक होती है ये एकदम अपने अद्भुत तरीके की होली यहाँ पर नजर आ रही है और वही चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है। और इसमें जो है रंगभरी एकादशी के दिन अबीर गुलाल के बाद जो है ये जो है चिता भस्म की जो होली है इसके खेलने की परंपरा है। तो आज रंगभरी एकादशी के दिन हरिश्चंद्र घाट पर हो रही है और कल जो है वो जब दूसरे दिन रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन जो है वो मणिकर्णिका घाट पर होगी। और इसी तरीके से भस्म की होली, अबीर की होली, सुरों की होली के साथ बनारस में होली का उत्सव अपने पूरे चरम पर है। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।